फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज हम सीटेट से रिलेटेड बात करेंगे। यानी कि सीटेट के जो स्टूडेंट हैं वो सभी परेशान हैं कि हम बीएड वाले जो हैं वो इसलिए परेशान हैं कि पेपर 1 और पेपर 2 दोनों भरें, या जो BTC वाले हैं उनकी ये परेशानी है कि हम पेपर 1 और पेपर 2 भरें। फिर उसके बाद आती है जो बच्चे OBC SC ST स्टूडेंट हैं और उनके 83 से यानी कि 82 से 90 तक के बीच के हैं, वो स्टूडेंट परेशान है। यानी कि ये जो 3 कैटेगरी अभी आपको बताइए। और फिर इसके बाद बीएड में पेपर 2 वाले नो कॉम्बिनेशन यानी कि नो कॉम्बिनेशन वाले स्टूडेंट परेशान है कि उनके पास कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं है। ये 4 जो कैटेगरी हैं ये सबसे ज़्यादा परेशान है और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी बेस से पूछे जाते हैं और इसी की वजह से बच्चे क्या करते हैं, गलत कर देते हैं फॉर्म भरने में। यानी कि बच्चों के पास सीटेट भी है आज के टाइम में और सीटेट यानी अच्छे नंबरों से पास है, पर वो जो है ये जो कॉम्बिनेशन वाली कहानी चल रही है उसको पूरा नहीं कर पा रहे। यानी कि मेरे दोस्तों के पास यानी कि जो हमारे टाइम में बीएड करे हुए हैं उनके पास बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं कि जैसे उन्होंने क्या कर लिया, हिंदी ऑनर्स करा। एक है स्टूडेंट हमारे यानी जान पहचान में ही है, उन्होंने क्या कर रखा है, हिंदी ऑनर्स करा हुआ है। ठीक है, चलो अच्छी बात है। उनके साथ क्या समस्या है, उनके साथ ये समस्या है कॉमर्स से हो। ठीक है, कॉमर्स के बाद यानी कि कॉमर्स से होने के बाद भी उनके पास क्या है, हिंदी तो है। ठीक है, हिंदी हो यानी कि आपके पास क्या है, हिंदी होनी चाहिए 12th में। अब 11th 12th में उनके पास हिंदी है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या, हिंदी ऑनर्स कर ली उन्होंने। स्ट्रीम कौन सी, कॉमर्स। हिंदी ऑनर्स कर ली, चलो अच्छी बात है। फिर हिंदी को यानी कि हिंदी ऑनर्स करने के बाद भी आपको ये पता होगा कि यूपी में क्या क्वालिफ़िकेशन है TGT की। यूपी में क्वालिफ़िकेशन है हिंदी प्लस संस्कृत। ये क्वालिफ़िकेशन कहानी पता है। तो ये जो क्वालिफ़िकेशन है यूपी की TGT वाली क्वालिफ़िकेशन, ये फुलफ़िल नहीं कर पा रहे। ठीक है, अब दूसरी क्वालिफ़िकेशन क्या है, यानी कि अब आती है यूपी में 6 से 8 तक की क्वालिफ़िकेशन। वहाँ पर भी क्या चाहिए, हिंदी प्लस संस्कृत। यहाँ से भी आउट। अब बची किसकी, यूपी के प्राइमरी की, यानी कि यूपी के प्राइमरी की शिक्षक के लिए, यानी कि प्राइमरी के शिक्षक के लिए। और प्राइमरी के शिक्षक में वो क्वालिफ़िकेशन सूटेबल बैठ ही नहीं रही। यानी कि अभी कोई गाइडलाइंस हुई नहीं, NCT उसके ऊपर चल रहा है। यानी कि बीएड वालों को भर्ती नहीं, मतलब बीएड वालों को 6 से 8 और रखना है और प्राइमरी तक रखना नहीं है। तो यहाँ पर भी क्वालिफ़िकेशन यानी कि ये क्वालिफ़िकेशन 3 जगह से, यानी कि ये वैसे कट गया, ये होने का भी नहीं और ये इधर होने का भी नहीं। अब या तो PG करो, PG में भी क्या है, PG में भी हिंदी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ तक की कंडीशन आ गई। अब अगर चले जाएं हम किधर, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ। सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से ये मान के चलिए, सेंट्रल गवर्नमेंट की लेके चलते हैं KVS में। यानी कि अभी तो मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, ये 4 नॉर्म्स के ऊपर सारी आज कहानी लेके चलेंगे। KVS DSSS यहाँ पर क्या है, बीएड पेपर 2 P2 प्लस उनके पास हिंदी है। तो ये क्वालिफिकेशन, वहाँ पर तो क्वालिफिकेशन चल जाएगी, पर उसका क्या है, एग्ज़ाम। तो ये जो चीज़ें हैं ये आपको सारी चीज़ें क्या है, समझनी पड़ेंगी। और आज इसी चक्कर में आपके लिए ये सब वीडियो बनाई जा रही है। और सीटेट वाले स्टूडेंटों को मैं आज एक चीज़ कह रहा हूँ कि अभी यानी कि सीटेट का आप कोई भी स्टूडेंट, कोई भी, यानी कि 3 तारीख से भरे जा रहे हैं फॉर्म। यानी कि 3 नवंबर से फॉर्म जिस दिन से निकले हैं उसी दिन से फॉर्म भरे जा रहे हैं। सीटेट वाले स्टूडेंट अभी जल्दीबाजी बिल्कुल भी मत कर देना, क्योंकि ऑफलाइन पेपर है
और ऑफलाइन पेपर है सरकार आपका, यानी कि अभी क्या है, सीधे सीधे एक चीज़ को देखिए, ध्यान से समझिए। देखो, गवर्नमेंट ने कहा है कि बीएड वाले प्राइमरी नहीं पढ़ा सकते। क्या नहीं पढ़ा सकते? पेपर, यानी कि पीआरटी में नहीं जा सकते। यही बात कही है, इस बात से सब एग्री है। चाहे कुछ भी हो, किसी भी तरह से ये मान के चलिए कि नहीं पढ़ा सकते। ठीक है, अब आपने जब बीएड वाले एलिजिबल नहीं है तो सीटेट में कॉलम नंबर पेपर 1 में कॉलम नंबर पेपर P1 कॉलम नंबर 5 एंड सीटेट पेपर 2 कॉलम नंबर 7 है, हाँ 6 या 7 है। तो वहाँ यहाँ तो हम तो एलिजिबल है, पेपर 2 में तो एलिजिबल है, पर पेपर 1 में कॉलम नंबर 5 क्यों दिया? कॉलम नंबर 6 आपको पता है जो बीएड और एमएड इंटीग्रेटेड कोर्स है उसका है, कॉलम नंबर 5 क्यों दिया? या तो ये कंडीशन है पैसे वाली, ठीक है, या तो ये हटेगा, या ये स्ट्रैटेजी है पैसे कमाने की, कुछ भी हो सकता है। इसलिए अभी आप इसको होल्ड पे रखिए। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि फॉर्म की डेट एक बार मैं एक बार चेक आउट कर लूँ। फॉर्म की डेट है शायद से 20 या 21 है या 23 है, एक बार मैं आपको चेक करके बता देता हूँ। सॉरी, सीटेट की साइट खोल लेते हैं ऑफिशियल। तो सीटेट की जो लास्ट डेट है वो है 23 तारीख, यानी 23/11 है, ठीक है, यानी कि 23 नवंबर, ठीक है। दिवाली है 14 के आसपास की, 14-15 के आसपास की, यानी 14-15 तक सभी स्टूडेंट जो भी वीडियो देख रहे हैं वो होल्ड पे रहें, क्योंकि इसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ तक की बात आपको सबको समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं अपने पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3। सबसे पहले हम लेके चलते हैं पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 एंड पॉइंट नंबर 3 एंड पॉइंट नंबर 4। सबसे पहली आती है बीएड वाले पेपर 1 और पेपर 2 की बात करें। हाँ, एक स्टूडेंट है हमारे ज्योति, खासकर ज्योति, इस वीडियो को अगर आप देख रहे हो तो आपके सारी पॉइंट को, यानी कि आप हो इस कैटेगरी में, यानी कि यहाँ पर हो आप BELED, यानी कि आपने BELED करा हुआ है तो आप इस कैटेगरी में हो। तो आप इसको ध्यान से सीखना, यानी कि आप ही के लिए सबके लिए मैं बता रहा हूँ कि BELED वाले या फिर जो हैं बीएड वाले, वो किस तरह से क्या क्या करना है उन्हें। देखो, आप इस कैटेगरी में और इस कैटेगरी में हो ना, तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिए, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं हम बीएड वाले स्टूडेंटों की बात, यानी कि कैटेगरी नंबर 1 बीएड वाले स्टूडेंट, पेपर 1 एंड पेपर 2 की बात आती है। देखो, बीएड वाले स्टूडेंट, जितने भी बीएड वाले स्टूडेंट हैं वो इस चीज़ का ध्यान रखें। तो बीएड वाले स्टूडेंटों के लिए पेपर 1 एंड पेपर 2 की बात आई। देखो, सबसे पहली बात मैं बीएड वाले स्टूडेंटों को यही सलाह दूंगा, आप यानी सभी स्टूडेंटों को मैं यही सलाह दूंगा कि आप अभी दिवाली तक रुकिए, यानी कि दिवाली 14-15 के आसपास है, यानी 15-16 तक आप रुकिए, ठीक है। 15-16 तक रुकने का मतलब ये 23 तारीख तक लास्ट डेट है, 23 तारीख लास्ट डेट है, तो आप रुकिए 15 तक, 15 क्या 16 तक रुकिए। 16 तक रुकने का मतलब ये है कि अगर आप 16 तक रुक पाते हैं, यानी कि अगर आप 16 तक रुक जाते हैं इस फॉर्म को नहीं भरने के लिए, यानी कि 16 तक अगर रुक जाते हैं कि आप फॉर्म नहीं भरते हैं, तो आपको सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। सारी चीज़ें क्या है कि क्या क्या चीज़ स्ट्रैटेजी चल रही है, क्या स्ट्रैटेजी होने वाली है और क्या स्ट्रैटेजी रहेगी। यानी कि बीएड वालों के लिए पेपर 1 एंड पेपर 2 वाली बात कही। देखो, पेपर 1 एंड पेपर 2 की बात है, सीधी बात मैं बताऊँ आपको, पेपर 1 में अगर इन्होंने वही पॉलिसी लेके चलनी है तो वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं सभी लेके आ जाएंगे, और सभी लेके आने का मतलब यही है कि आपको बीएड वालों को सीधे के सीधे बाइकाट करने वाली बात है, ठीक है। अब बीएड वाले जब बाइकाट हो जाएंगे तो
वो पहले ही निकल गए। अब आती है पेपर 2 की बात। तो पेपर 1 से आप निकल गए, पेपर 2 की बात आती है। पेपर 2 में भी वही भर पाएंगे जिनके पास कॉम्बिनेशन होगा। यानी कि पेपर 2 आप भर तो लोगे, पर आपके पास कॉम्बिनेशन भी होना चाहिए, क्योंकि बच्चे भर तो लेते हैं पर कॉम्बिनेशन नहीं होता। यानी कि सीधे सीधे अब मैं एक पॉइंट पे लेके चलूँ, आपको एक निष्कर्ष पे लेके चलूँ, तो बीएड वालों के लिए मैं एक ही सलाह दूंगा कि अगर आप बीएड हो, ठीक है, अगर आप बीएड हो तो आप सभी स्टूडेंट, यानी कि सभी स्टूडेंट पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों को भरिए। अब आप ये सोचने लगे होंगे कि सलाह दे रहे हो कि क्या नाम आप एलिजिबल नहीं हो और पेपर 1 और पेपर 2 की बात आ रही है। देखो उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न ये है उसका रीज़न ये है कि पेपर 1 एंड पेपर 2 अगर दोनों भरते हो आप, यानी कि दोनों भरते हो और आप हो यानी कि जनरल ओबीसी में हो तो है 1200 फीस, ठीक है। SC ST में हो तो फीस है 600 रुपये, यही फीस है। और अगर आप सिंगल पेपर भरते हो यानी कि पेपर 2 भरते हो, यानी खाली एक पेपर पढ़ते हो, तो फीस कितनी है, फीस है 1500, यही फीस रखी गई है। यानी कि 50 कर दी गई है बस SC ST वालों के लिए। ये क्या है, OBC एंड जनरल, और ये है ST और SC और ST, यही रखा गया फीस। यानी कि EWS भी छूट गया हमारा, EWS, ये फीस रखी गई है। अब मैं आपको इसलिए सलाह दे रहा हूँ, पहली बात तो पेपर 2 यानी कि पेपर 2 होना है आपका फर्स्ट शिफ्ट में। यानी कि दिमाग जैसे ही आप जाओगे, यानी कि सब कुछ पढ़ के जाओगे, आपको सीधे कर देनी है उल्टी, एक तरह से अपने ज्ञान की उल्टी कर देनी है, और वो कर सकते हो आप पेपर 2 में। कर दिया आपने उल्टी। अब पेपर 1 पास हो ना हो, चाहे आप क्या तुक्के मार के आओ, और आपके मान लीजिए इसमें 90 नंबर भी आ गए, कागज़ तो है आपका, और लाइफ टाइम के लिए कागज़ हो जाएगा। मान लीजिए आपकी आज फाइट में, यानी कि आज क्या है, आज ये कह दिया कि पेपर यानी कि CTET वाले स्टूडेंट जो पेपर 1 एलिजिबल नहीं है, वो सॉरी BED वाले स्टूडेंट पेपर 1 में एलिजिबल नहीं और किसी भी नौकरी के लिए, अब अगले साल, यानी कि अगले साल या उससे अगले साल या उससे अगले साल, जब आपको ये पता है कि 30 में क्या होगा, 30 में आपकी ओनली BED रहनी है, क्या रहनी है, ओनली BED रहनी है, और BED रहनी है तो एक चीज़ का दिमाग लगाओ, ये डिप्लोमा सारे कोर्स बंद हो जाएंगे। कही है कि नहीं गवर्नमेंट ने, NEP की बात क्या कही है, डिप्लोमा कोर्सेज आर क्लोज्ड, ओनली BED एंड जो कोर्सेज हैं यानी बैचलर डिग्री इन एजुकेशन रहेगा, इस तरह की बात कुछ कही है। तो यानी कि आपके पास ये वाला पॉइंट तो है, सोच के देखो। यानी कि अगर आप टीचर होने के बाद भी दूरदृष्टि को नहीं ले पा रहे हो तो वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन की बात हो जाएगी। देखो यहाँ पर जो मैं कह रहा हूँ कि भाई सीधे सीधे बात है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सीधे के सीधे आपको सिर्फ 200 रुपये, यानी कि प्लस 200 रुपये और प्लस 100 रुपये लगा के एक पेपर, यानी कि टाइम इतना ही वेस्ट होना है, दिन उतना ही वेस्ट होना है। तैयारी क्या है, आप करो पेपर 2 की, जम के तैयारी करो, और जम के क्या करना, NCERT को रट के कर देना। NCERT के अभी मैं तैयारी कराऊंगा तो NCERT को बस वही चीज़ क्या करनी है जो इम्पोर्टेंट है, और उसके बाद क्या करना है, सारे के सारे जो 50 पेपर हैं उन्हें निचोड़ के खा जाना है। क्या करना है, निचोड़ के एक तरह से खा जाना है। तो ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए। यानी कि यहाँ पर जो गेम खेल रहे हो वो आप क्या खेल रहे हो, यानी जैसे आप क्या कर रहे हो, सीधे सीधे आप ये मान के चलो अपने ऊपर एक तरह से एक इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, और वो इन्वेस्टमेंट क्या है आपकी, यानी कि आपने शेयर मार्केट में अपने ऊपर पैसा लगा दिया, और आपका जो शेयर मार्केट है या तो ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। यानी कि इस 200 रुपये में आपने क्या हुआ अपने ऊपर, और इस 100 रुपये में आपने ऊपर एक शेयर मार्केट का गेम खेल लिया है।
अगर पास हो गए, 90 नंबर आ गए, तो क्या हुआ, आप उस सर्टिफिकेट को लेके रख सकते हो। अगर उस सर्टिफिकेट से आपको बेनिफिट हुआ तब बल्ले बल्ले, और उस सर्टिफिकेट से नहीं बल्ले बल्ले हुआ तो आपका यहाँ पेपर 2 तो है, पेपर 2 तो आपको पास ही करना है हर हालत में। यानी कि बीएड वाले स्टूडेंट को दोनों पेपर भरने हैं, तैयारी करनी है अपनी पेपर 2 की। इस चीज़ का ध्यान रखना, पेपर 1 को कब बिल्कुल भी हाथ मत लगाना। यानी कि बीएड वाले, ये फर्स्ट पॉइंट पे चल रहे हैं हम। अब इसमें कॉम्बिनेशन वाली जो पॉइंट है वो आखिरी में लेके चलूँगा मैं, उसकी कहानी भी मैं समझाऊंगा आपको। यानी कि क्या है, बीएड वाले पेपर 1, यानी कि जो पेपर 1 है उसको हाथ मत लगाओ, बिल्कुल भी हाथ मत लगाओ। पेपर 2 की तैयारी करो। पेपर 2 में सबसे पहले कैसे तैयारी कैसे करनी है, तैयारी करनी है जी आपको, ये आपके पेपर 2 के सब्जेक्ट CDP, SSTS साइंस, लैंग्वेज 1, यानी कि लैंग्वेज 1 सब ज़्यादातर हिंदी इंग्लिश लेते हैं, हिंदी इंग्लिश या हिंदी संस्कृत लेते हैं, या इंग्लिश हिंदी लेते हैं। तो इसमें से आप कौन से, यानी कि पेपर 1 आज तक बच्चों को ये समझ में नहीं आया होगा लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2 क्या होती है। देखो सीधी बात ये है, लैंग्वेज 1 होती है आपकी, कहीं भी चल जाओ, लैंग्वेज 1 यानी कि ये होती है प्राइमरी लैंग्वेज, एंड लैंग्वेज 2 होती है सेकेंडरी लैंग्वेज। यानी कि ये जो भाषा है प्राइमरी लैंग्वेज, लैंग्वेज 1 का मतलब होता है कि आपने कठिनाई के स्तर को पार कर रखा है, और इसमें क्या है, आप पुल के बीच में खड़े हो। यानी कि यहाँ पर आपका 10वीं 12वीं तक चलेगा, और ये आपका हाई लेवल की लैंग्वेज होती है, यानी कि क्या है, एडवांस लेवल। ठीक है, जैसे आपने क्या सुना होगा, इलेक्ट्रिव और कोर, यानी कि जो आर्ट्स वाले स्टूडेंट होते हैं वो इलेक्ट्रिव वाली बुक पढ़ते हैं, और जो साइंस वाले स्टूडेंट होते हैं वो कोर की बुक पढ़ते हैं। आपने सुना, ऐसे इंग्लिश में सुना होगा कि इंग्लिश में क्या होती है, एक लैंग्वेज एंड लिटरेचर के नाम से आता है, और एक आता है कोर के नाम से। तो ये चीज़ जो है कोर वाली जो होती है इंग्लिश, वो आसान इंग्लिश होती है, और जो ये यानी कि हिंदी में ऐतिहासिक, जिसे कहते हैं हिंदी ऐतिहासिक, हिंदी ऐतिहासिक वो हार्ड, उसमें हिंदी के ऐतिहासिक की चीज़ों के बारे में। तो ये जो आपके टॉपिक है, और इसमें तैयारी कैसे करनी है भैया, सबसे पहले अपना नंबर 1 इसको पक्का करो। क्यों, इसका पक्का करने का रीज़न ये है, एक गद आएगा एक पद आएगा, फिर आपके 15 पेडागोजी के क्वेश्चन आएंगे, और 15 पेडागोजी के क्वेश्चन आपको इस तरह से याद करा दूंगा कि आपको कोई भी दिक्कत की परेशानी ना हो। यानी कि 75 क्वेश्चन मेरे हाथ में कि आपको कैसे कराने हैं। कैसे कराने का मतलब ये है, कोई भी पेपर उठा लो, कोई भी पेपर उठा लो, उसमें से क्या करना है, आपको ये देखना है कि इसमें जो चीज़ कह रहा है, अगर नेगेटिव वाला क्वेश्चन है, नहीं वाले क्वेश्चन है, तो क्या कर रहा है वो, नहीं क्या कौन, यानी सही कौन से में साबित कर रहा है। और अगर जो सही वाला क्वेश्चन है उसमें क्या कर रहा है, नेगेटिव, मारना पीटना नहीं है बच्चों को, डराना धमकाना नहीं है, टॉफ़ी नहीं देनी, यानी इस तरह की चीज़ें नहीं देनी। पहला नंबर यहाँ पे आ गया, फिर दूसरा नंबर यहाँ पर जाओ, और तीसरा नंबर यहाँ पे, और चौथे नंबर यहाँ पे। तैयारी ऐसे करनी है, ठीक है, तैयारी ऐसे करनी है। साइंस वाले स्टूडेंट भी इसी तरह तैयारी करनी है। तो इस तरह से तैयारी करनी है। यानी कि अब आते हैं हम, यानी कि दोबारा पॉइंट पे, यानी कि जो साइंस वाले, सॉरी, बीएड वाले स्टूडेंट हैं उनको पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों भरने हैं, और पेपर 1 एंड पेपर 2 का भर के उनको बेनिफिट लेना है। और बेनिफिट का लेने का मतलब यही कहाँ पर आपकी बात शुरू हो जाती है कि आपको 200 रुपये का आपका अपने ऊपर स्टॉक मार्केट का इन्वेस्टमेंट लगा देना है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट आपका क्लियर हो गया। अब आते हैं हम सेकंड पॉइंट पर, यानी कि सेकंड पॉइंट आपका हो जाता है BTC DLED, DED या फिर DLED। DL यानी कि फुल फॉर्म क्या है, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री, ELED, ये है फुल फॉर्म। ठीक है, तो यानी कि ये स्टूडेंट, अब इसके स्टूडेंटों की बात आती है, इनके लिए पेपर 1 यानी कि P1 एंड पेपर 2 क्या ये दे सकते हैं भाई। देने की कहानी क्या है, देने की कहानी आपको, एक चीज़ आपको मैं बताता हूँ। देखो, एक स्क्रीनशॉट अभी मैं आपको दिखाता हूँ, जो शायद एक स्टूडेंट ने मुझे भेजा भी है। देखो,
सबसे पहली बात आती है प्राइमरी वालों के लिए। प्राइमरी वालों के लिए क्वालिफिकेशन क्या है? प्राइमरी वालों के लिए सीनियर सेकेंडरी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड पास्ट एंड अपेयर इन फाइनल एंड 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। ठीक है, ये वाली कंडीशन। दूसरी क्या है आपके पास, यानी कि आपके पास एनसीटी के नॉर्म्स के अनुसार यानी कि वो वाला डिप्लोमा होना चाहिए। फिर आपके पास आती है BELED यानी कि बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन, यानी 4 ईयर कोर्स। 4 ईयर कोर्स जो है ये वाला कोर्स। फिर आता है आपके पास स्पेशल एजुकेशन वाला। फिर आता है आपका जो 5वां नंबर दिया गया है, जो आपके जो हम 5वें नंबर की बात कर रहे थे अभी, उसमें क्या कहा गया है कि आपके पास बैचलर डिग्री 50%, बीएड होनी चाहिए आपके पास एनसीटी नॉर्म्स के अनुसार। ये कहानी बताई गई है। ठीक है, छठा नियम आपको पता ही है, बीएड और एमएड यानी कि इंटीग्रेटेड कोर्स। ये पॉइंट है, तो ये पॉइंट आपको चीज़ों को बताते हैं। अब ये पॉइंट यानी कि ये पॉइंट वाली जो कहानी है, अब आप लेके चलिए आप सेकेंडरी में सुनिए। बैचलर डिग्री यानी कि बैचलर डिग्री होनी चाहिए और अपेयरिंग फाइनल ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। ठीक है जी, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन ये वाला। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन क्या है, ग्रेजुएट विद आपके पास बीएड होनी चाहिए, यानी कि बीएड 1 साल की होनी चाहिए। फिर आपका ये वाला जो कोर्स है ये हो या फिर BS यानी कि BSc बीएड हो, BA बीएड हो, ये होने चाहिए, यानी इंटीग्रेटेड कोर्स है वो भी चल जाएगा। बीएड यानी कि बीएड 1 साल वाला और बीएड 2 साल वाला जो एनसीटी अप्रूव्ड है, या फिर एमएड और बीएड होना चाहिए। यही कहानी कही हुई है, सबको पता है। यानी कि प्राइमरी जो ये वाले बच्चे हैं यानी कि BLED यानी कि जो एक स्टूडेंट है हमारी ज्योति, उसने भी यही कहानी कही थी कि मैं पेपर 1 एंड पेपर 2 की फॉर्म भर सकती हूँ या नहीं। देखो, फॉर्म जो BLED वाले हैं और जो ये BLED और DLED वाले हैं, और ये जो स्टूडेंट है दोनों, ध्यान रखो, आप क्या कर सकते हो, दोनों का फॉर्म भर सकते हो। यानी कि जो BTC वाले भी हैं, तो आप करो दोनों का फॉर्म भर सकते हो। ध्यान से सुनना इस पॉइंट को ध्यान से सुन लेना, बहुत ही ध्यान से, कि आप क्या कर सकते हो, भर सकते हो, यानी कि भर सकते हो। पर अब इस पॉइंट को आगे और क्लियर करता हूँ मैं आपके, जो गवर्नमेंट कहती है, यानी कि यहाँ पर आपको क्या कहें, यानी कि पेपर 1 एंड पेपर 2 आपके लिए उल्टी क्वालिफिकेशन आ जाएंगी। यानी कि उनके लिए क्या कहा था मैंने कि आपको क्या करना है, यानी कि ये पेपर पास करना है, ये पेपर, और ये पेपर तो आप यानी कि एक फालतू का पेपर दे के आ रहे हो। बीएड वालों के लिए मैंने ये बात कही थी। अब यहाँ पर मैं आपको क्या कहता हूँ, यहाँ पर आपको चाहे आप ये वाले स्टूडेंट हो, खासकर जो स्टूडेंट जिसने क्वेश्चन पूछा है ज्योति, ये ध्यान रखना, अपना जो आपके पास है BLED और आपके शायद से 88 नंबर है, OBC के स्टूडेंट हो आप, मैं आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही सलाह दूंगा। अब जो सलाह दी जा रही है उसे सुनिए। BLED वाले स्टूडेंट इधर उधर धक्के मत खाओ, बिल्कुल भी मत खाओ, बिल्कुल भी। यानी कि आपका जो पेपर 1 है, यानी कि अब सुनिए आप कहानी, पेपर 1 पास करना बहुत इजी है। यानी कि बहुत इजी का मतलब ये है, आपको ओल्ड पेपर करने हैं और आपको बस स्ट्रेटजी फॉलो करनी है और कुछ नहीं करना। यानी कि देखिए, पेपर 1 में क्या आता है, CDP, एनवायरनमेंट, आपका मैथ्स, लैंग्वेज 1, यानी कि लैंग्वेज 1 में आप हिंदी या इंग्लिश लोगे, और फिर या हिंदी इंग्लिश संस्कृत में कोई से भी लोगे, लैंग्वेज 2। ठीक है, वैसे ज़्यादातर बच्चे हिंदी और इंग्लिश या इंग्लिश या हिंदी संस्कृत या हिंदी इंग्लिश लेते हैं। ठीक है, अब इसकी कंडीशन सुनिए, इसकी कंडीशन में कैसे कैसे तैयारी करनी है। यानी कि सबसे पहले लेके चलना है आपको हिंदी को, फिर लेके चलना है दूसरे नंबर पे इसको, तीसरे नंबर पे इसको, चौथे नंबर पे इसको, नहीं सॉरी चौथे नंबर पे इसको एंड 5वें नंबर पे इसको। क्यों?
क्योंकि यहाँ पर क्या है आपका गद्य अनपढ़। अगर संस्कृत, क्योंकि आप यहाँ पर लोगे सेकंड लैंग्वेज में हिंदी या इंग्लिश या संस्कृत जरूर लोगे, और इंग्लिश संस्कृत भैया जो हिंदी ले रहा है उसकी इंग्लिश संस्कृत माशाल्लाह है, ठीक है। माशाल्लाह का मतलब ये है उसके 17, 18, 19, 20, 21 तक नंबर आ रहे हैं, ठीक है। अब CDP बहुत ईजी आती है पेपर 1 की, बस थ्योरी पार्ट को छोड़ के जो 4 या 5 क्वेश्चन आते हैं उसमें सबको नंबर इधर उधर ही खिसकते हैं, वो वाली कहानी है। EVS सबको पता है, ठीक है। EVS में क्या करना है, 15 नंबर आपके यानी कि पेडागोजी के हैं, वो आप बिल्कुल आसानी से कर दोगे। 15 में से मैं मान के चलता हूँ आपको कुछ नहीं करना, 15 में से 13, 14 तक सबके मैं बता दूंगा किस तरह से आने हैं। और जो ये जो यानी कि थ्योरी पार्ट है, थ्योरी पार्ट में तीसरी, चौथी, 5वीं की किताब जो है उसका क्या है मैं आपको बता देता हूँ क्या पढ़ना है और क्या नहीं, और उसको पढ़ते ही आप क्या होगा बिल्कुल, यानी कि यहाँ से आपको EVS से, यानी कि सीधी बात है EVS से आपको 28 से 29 नंबर तक खींचने हैं। फिर आता है आपका इंग्लिश लैंग्वेज 1, यानी कि हिंदी वाला जो लैंग्वेज 1 है, इसमें भी क्या ना 28 से 29 खींचने, 28 यानी 8, 8, 16, 6 और 1 इधर 5, 56 आ गए। 56 यानी 56 माइनस 90 कितने हो गए भाई, 6, 34 यानी 34 हो गए, ऐसे कुछ होता है भाई। 4 इसका हो गया 60 और 30 इसके 34 नंबर हो गए। अब 34 के लिए हमें बचे, 34 के बाद बचते हैं हमारे पास 3। EVS से हमने खींच ली 28 नंबर तक खींच ली। अब आती है CDP की बारी, यानी CDP में आपका बिल्कुल हाथ तंग है, तो आपको हाथ तंग करते करते भी 25 नंबर खींचने हैं, यानी कि 25 नंबर खींचते, 25 नंबर खींचते ही आपके कितने बचे, यानी कि 9 नंबर बचे। अब 9 नंबर के मैथ और संस्कृत में ला ही नहीं सकते भाई, सीधे सीधे अगर तुक्का ही मारो तो भाई इसकी पेडागोजी कर दो, पेडागोजी 15 नंबर की पेडागोजी में 7 नंबर इसमें लिया है, थ्योरी में से 7 नंबर इसमें लिया, 7, 7, 14 तो हो गए। और ये मान के चलिए अब संस्कृत तो आप भाई, और दूसरी बात कभी भी भूल कर भी, यानी कि अगर आपके पास 5 मिनट भी बच रहे हैं ना, 5 मिनट भी, ये मान के चलो 5 मिनट भी बच रहे हैं, आपके सामने घड़ी टंग रही है और 5 मिनट बच रहे हैं, तो भूल कर भी ये गलती मत कर देना कि मैं क्वेश्चन पढ़ूं और आंसर लगा दूं। कुछ भी ना सुझाई दे, पेन उठाना और सारे के सारे एक लाइन से B करते चल जाना, B या C बस। इस चीज़ का सभी स्टूडेंटों की, चाहे B.Ed वाले सुन रहे हो, चाहे B.Ed वाले सुन रहे हो, चाहे कुछ भी सुन रहे हो, पेपर 1 पेपर 2 कभी भी ये भूल कर भी गलती मत कर देना, पेपर मत छोड़ करना। खासकर थ्योरी में भी मैं ये बात कहूँगा, थ्योरी में तो आप ये भूल जाओ कि क्या नाम आपने अगर क्वेश्चन छोड़ा, वही एक कहावत है टीचरों में कि जब स्टूडेंट क्या है, स्टूडेंट और पेरेंट्स आते हैं ना कि भाई मुझे जगह तो दे तू, मैं नंबर दूं कहाँ तुझे, यानी कि वही बात है भाई, आपने मुझे अपॉर्चुनिटी ही नहीं दी नंबर देने की, तो मैं नंबर दूं कहाँ। थ्योरी में तो ये कह देते हैं हम सीधे के सीधे। अब वहीं आपकी मल्टीपल चॉइस की बात आ रही भाई, सीधे सीधे आपने एक प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट सुना होगा भाई, 30 क्वेश्चन लगा दिए, मान लीजिए आपका ये सेक्शन है संस्कृत का, और 30 क्वेश्चन में आपने सारों में B लगा दिए, सारों में मान के चलिए सारों में B चाहिए लगा दिए, नंबर चाहिए आपको 4 90 लाने के लिए, 30 में से अरे 4 तो B होंगे ही, नेगेटिव आंसर है नहीं, यानी कि नेगेटिव आंसर है नहीं। 30 के 30 मैंने B लगा दिए, 30 के 30 अगर मैं मान के चलूँ 30 में से का मतलब ये है 30 को 4 से डिवाइड कर दूँ तो कितना आ गया भैया 7.5, यानी 8 क्वेश्चन तो आपके आने ही हैं B के 8, या तो B लगाओ या C लगाओ, क्या लगाओगे, या तो B लगाओगे C लगाओगे, इन दो में से आंसर लगा दिया, तो आपका क्या हो गया यहाँ पर पूरा का पूरा गेम ही चेंज हो गया। पर खाली मत छोड़ना, 5 मिनट बचे, 10 मिनट बचे, 10 मिनट भी 10 मिनट में मैक्सिमम मान के चलता हूँ, 10 मिनट बचे तो पेपर को उठाने की ज़रूरत नहीं है, सीधे के सीधे B लगाते चल जाओ। यानी कि बच्चों का क्या होता है, बच्चे क्या कर देते हैं इसमें लगे रहते हैं, बहुत सारे बच्चे मैंने ऐसे देखे हैं भाई, ये मान के चलिए अब मैं उन्हें टीचर हूँ कह तो सकते नहीं कुछ भी भाई, इस प्लेटफॉर्म पे बैठे हम, नहीं तो ये मान के चलो आप भैया, आप कुछ भी मान के चलो इसमें क्यों अटक रहे हो, सबसे आखिरी में करो इसे,
सबसे पहले अपने इजी, जहाँ आपको गद्य में, भाई गद्य में क्या है, सामने लिखी से पहले और सामने लिखी हुई चीज़ भी, यानी कि गद्य और पद ऐसे आते हैं जो जनरल वे में है, यानी कि जैसे पर्यावरण से पूछ लेगा, या इससे पूछ लेगा, जनसंख्या से पूछ लेगा, समाज से रिलेटेड पूछ लेगा, उससे पूछ लेगा, यानी ऐसे गद्य मिलेंगे आपको। चुटकियों में 15 में से आप क्या करना, 13 तो वहाँ ला दोगे, थ्योरी आ जाएगी, थ्योरी में भी ऐसे आ जाएगा, यानी हिंदी कवर कर ली। ईवीएस में आपको मैं जो थ्योरी है वो कवर कराई दूंगा, और रही पेडागोजी की बात, पेडागोजी आप चुटकियों में कवर कर लोगे। ऐसा नहीं आता यूपी टेट की तरह की, क्या नाम वो एनवायरनमेंट डे कब है, फलाना डे कब है, ये कब डे है, वो ये नहीं पूछा जाता। फिर आता है सीडीपी। सीडीपी आप क्या नाम, सीडीपी भी आप क्या कर लोगे कि बच्चों को मारना नहीं, पीटना नहीं, तो ये सब चीज़ें नहीं देनी, इन्फोर्समेंट देना, ये सब चीज़ें। यहाँ तक क्लियर हो गया, यहाँ तक आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब यानी कि अब सुनो, यानी कि आप सबको समझ में आ गया, और ख़ासकर इस स्टूडेंट की बात, यानी कि ये वाला जो चौथा पॉइंट है ये भी आपको क्लियर करा दूंगा। यानी इस पॉइंट से आपको ये समझ में आ गया कि आपको भी दोनों फॉर्म भरने हैं, खासकर बीएड, डीएलएड वाले और बीएलएड वाले, यानी कि आपको 1200 और 600 वाली कहानी आपको भी अपने ऊपर सट्टा लगाना है। या सट्टा तो वर्ड अच्छा नहीं रहेगा, यानी कि आपको भी अपने ऊपर शेयर मार्केट की तरह अपने ऊपर गेम खेलना है। ठीक है, दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। ज्योति आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा कि यहाँ आपका क्या है, आपको क्या करना है, तैयारी करनी है सिर्फ और सिर्फ पेपर 1 की। पेपर 2 की किताब भी उठा के मत देखना, यानी कि क्या है, पेपर 2 की किताब भी उठा के मत देखना, मैं आपको ये कहूँगा। ठीक है, पेपर 1 की किताब भी उठा के मत देखना, पेपर देने जाना। और अगर आपका ये है कि आप क्या है, यानी कि थोड़े से इस तरह के माइंडेड हैं, क्या भूल सकते हैं या फिर इस तरह की चीज़ करते हो, आपको क्या करना है, आपको जो क्वेश्चन आए, क्योंकि पेपर 2 है इस बार पहले, यानी इनके लिए सबसे बड़ी दिक्कत यही है, जो बीएड वाले स्टूडेंट नहीं है, जो आपका पेपर 2 है पहले, आपको क्या करना है, अपना आधे घंटे में जो यानी पढ़ने में आ रहा है उसे पढ़ो, नहीं आ रहा रख दो पेपर को, आखिरी के आधे घंटे में उसे सॉल्व कर लेना है। नहीं तो उसे आधे घंटे में सॉल्व करो और उसे पेपर को फोल्ड करो, सो जाओ, नींद पूरी करो अच्छे से। और जब नींद पूरी हो जाएगी, जितना आपने रिलैक्स करा है वो, यानी कि अपना जितना एनर्जी क्या सोने में एनर्जी वेस्ट करिए, यानी सोने में एनर्जी जो एब्जॉर्ब करिए, सॉरी वेस्ट बोल रहा हूँ, एब्जॉर्ब करिए, उसको लगा देना पेपर 1 में। ये भाई आपका पेपर 2 क्या करा, 30 मिनट में पेपर दिया, पास हो गए माशाल्लाह, नहीं पास हुए दुख भी नहीं है। पर यहाँ पर जो है जितना पढ़ा हुआ है सारा का सारा है, फिर आपको क्या करनी है, यानी इस उल्टी को बचा के रखना है, और इस उल्टी को आपको पेपर 2 यानी कि पेपर 1 में लेके चलना है। ठीक है, यानी कि ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, दोनों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, यानी कि बीएड वालों का कॉन्सेप्ट भी और बीएलएड वाला। अब तीसरा पॉइंट क्या था हमारा, तीसरा पॉइंट था ओबीसी। अच्छा, तीसरा पॉइंट यही था ओबीसी वाला है। ओके, हाँ, तीसरा पॉइंट अभी आपके यानी दूसरा पॉइंट भी हो गया, तीसरा पॉइंट। अब आते हैं तीसरे पॉइंट पे, यानी कि तीसरे पॉइंट पे बात आती है। तीसरे पॉइंट पे चाहे पेपर 1 में, पेपर 1 एंड पेपर 2 जिन भी स्टूडेंटों के 80 से लेकर 90, यानी कि 90 पूरे नहीं है, उनके नंबर हैं 89 नंबर है। ओबीसी, एससी एंड एसटी स्टूडेंट, अब ध्यान रखो, ये जो कहानी मैं बताने जा रहा हूँ उसको बहुत ही ध्यान से समझना, कि यानी कि अगर भाई आदमी क्या है, आदमी को आज के टाइम पे चाहिए पैसा, कोई भी, चाहे मैं हूँ, चाहे आप हो, चाहे कोई भी हो, यानी कि हमारा नैतिक धर्म है, टीचिंग का नैतिक धर्म है पढ़ाना, पर उस नैतिक धर्म से हमें क्या करना है, अपने घर की आजीविका को भी चलाना है, अपने घर को भी लेके चलना है। ठीक है, आप हो, पढ़ के क्या करना है, जॉब प्राप्त करनी है, उससे पैसा कमाना है और घर को चलाना है, यही कहानी है। मेरे को क्या करना है, मेरे को भी पढ़ाना है, पैसा कमाना है और घर को चलाना है, यही कंडीशन है सबकी। बात ये है। अब आओ इधर बात, केवीएस, एनवीएस,
DSSB, ये जो 3 जो संस्थाएं हैं सब इसी के पीछे भागते हैं। और अब EMRS के पीछे ले लीजिए EMRS। सबसे इम्पोर्टेंट बात ध्यान रखना, सभी स्टूडेंट ये सोचते हैं KVS अच्छा है, पर आज का जो कॉन्सेप्ट है यानी कि आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ उस चीज़ का ध्यान रखना। अगर आपको नौकरी करनी है और सैलरी भी ज़्यादा चाहिए और फैसिलिटी की, यानी कि ये मान के चलिए फैसिलिटी से आप कॉम्प्रोमाइज़, थोड़ी बहुत फैसिलिटी कम है वैसे, जैसे कैंटीन वैंटीन की फैसिलिटी उनसे कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो, यानी थोड़ी बहुत, क्योंकि सैलरी ज़्यादा मिल रही है। तो आप जाओ सीधे के सीधे DSSB में। DSSB में PRT, DSSB में TGT, DSSB में PGT और DSSB में प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल कॉन्सेप्ट छोड़ देना, प्रिंसिपल एंड वाइस प्रिंसिपल का पेपर UPSC कराता है इनका, ठीक है। यहाँ तक की कहानी समझ में आ गई होगी सबकी। अब KVS में क्या है, KVS में सैलरी कम है, यानी कि पेमेंट कम है। यहाँ पेमेंट आपको ज़्यादा मिलती है DSSB में, क्योंकि वो भाई वही का है, सेंट्रल गवर्नमेंट वाला हिसाब है और सैलरी का अलग ही, यानी कि दिल्ली की सैलरी अलग ही चलती है, क्योंकि ग्रेड ACT के अंदर आती है। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो है आपका यानी KVS में भी क्या है, KVS में आप चले जाओगे 82 वाले 89 वाले, ये वाला कॉन्सेप्ट आपका हो जाएगा, ये वाला कॉन्सेप्ट आपका चल जाएगा पेपर 1 एंड पेपर 2 में, इसमें भी चल जाएगा और इसमें भी चल जाएगा। पर जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ खासकर जो स्टूडेंट 82 से 89 तक के बीच में है, चाहे वो 88 वाली जो होती है जो स्टूडेंट है उसके के लिए भी कह रहा हूँ, जितने भी स्टूडेंट हैं BLE डिप्लोमा DED, ये 2 स्टूडेंट खास कर ध्यान रखो, मेरी बात को बिल्कुल ये ध्यान रखना, बिल्कुल अपने दिमाग में घुसा लो कि आपको, अगर आप दिल्ली के स्टूडेंट दिल्ली में हो और वो आपके जो 1993 वाला रूल्स है अगर आप फुलफ़िल करते हो तब आप OBC में काउंट होगे, नहीं तो नहीं। ध्यान रखना, अगर OBC स्टूडेंट है और 93 वाला रूल आप क्या करते हो, फुलफ़िल करते हो, तभी आप काउंट हो सकते हो OBC में, नहीं तो अनदर आउट। ये ध्यान रखना। और इसी वजह से बच्चे क्या करते हैं, OBC में भर देते हैं, उन्हें ये रूल पता नहीं है। और इस रूल की वजह से क्या है, जब E-डोज़र भरे जाते हैं, E-डोज़र में क्या होता है, उनका क्या है, उन्हें एक कहा जाता है कि आप अपना सर्टिफिकेट दीजिए, और वो सर्टिफिकेट, इस सर्टिफिकेट को यानी परमानेंटली दिल्ली मेंबर के रूप में वो सबमिट नहीं कर पाते, और नहीं सबमिट कर पाएंगे तो वो क्या है, कहीं ना कहीं वो E-डोज़र उनका बेकार हो जाता है, सारी मेहनत। यानी कि मैंने बच्चों को रोते हुए देखा इसी रीज़न से, 93 वाले रीज़न से, यानी कि OBC 93 यानी कि OBC 93 का रूल जो है वो बहुत ही, यानी कि बच्चे ये मान के चलिए अच्छे नंबरों से, यानी कि TGT वाले स्टूडेंट, PGT वाले स्टूडेंट इतने अच्छे नंबर, यानी कि ये मान के चलिए टॉप 20 में उनकी गिनती होती है, टॉप 20 में, जिन्हें कहते हैं टॉप 20 में। और अगर आपने ये गलती कर दी, OBC वाली गलती, तो बस भूल जाओ आपका। इसलिए मैं कहता हूँ आउटसाइडर दिल्ली, चाहे आप कोई भी देश के हो, कोई भी स्टेट के हो, OBC की जगह जनरल भर लेना, ठीक है। ये गलती मत कर देना कि मैं किरायानामा ला के क्या नाम ये सर्टिफिकेट बना दूंगा, फलाना बना दूंगा, डिगड़ा बना दूंगा। भूल जाना, उस सर्टिफिकेट के अंदर जैसे आप लिखोगे तो आप उसके अंदर लिखा जाता है कि आपके पिताजी कहाँ के निवासी है जी, दिल्ली से बाहर के निवासी हैं। उसके बेस पे आपने सर्टिफिकेट बनाया और वो सर्टिफिकेट क्या है, वैलिड नहीं है। याद कर लेना, वैलिड नहीं है, एक शब्दों में कह रहा हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, अगर आपको जो नौकरी करनी है, यानी कि नौकरी के मामले में कहूँ तो सीधे सीधे इन में से ऊपर में से 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर एंड 4 नंबर, इनको
प्रेफर करूँगा। और 90 नंबर मैं इसलिए कह रहा हूँ, अब ध्यान रखना 88 वाली जो लड़की है ज्योति, उसको मैं कहूँगा कि इस चीज़ का ध्यान रखो। आपको क्या करना है, सीटेट का फॉर्म भरना है, पेपर को 90 बस एक बार ये मान के चलो, जहाँ आप 88 ला सकते हो 90 भी ला सकते हो। बस आपको यह है कि आप अपने आप को कम समझ रहे हो। भाई देखो, दुनिया में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं बनी जो आप कर ना सको। बस ये है कि हम अपने आप को कमज़ोर समझते हैं। मैं भी यानी कि बहुत सी चीज़ों में अपने आप को कमज़ोर समझता हूँ। यानी कि अगर जैसे कहते हैं ना, अगर अभी आपके सामने, जैसे कि हम मान के चलते हैं, आपका सबसे प्रिय जो चीज़ है, जैसे कि आपका बहुत सारे स्टूडेंट है, जैसे कि माँ है, माँ के लिए उसका बच्चा प्रिय है, बाप के लिए उसकी बेटी प्रिय है, और जैसे भाई बहन है, यानी बहुत सारी चीज़ें हैं, यानी कि डिफाइन नहीं करा जा सकता कौन किसके लिए प्रिय है। ठीक है, अगर उसे एक आँच आ जाए तो आप क्या करोगे, हर चुनौतियों का उसे हटाकर लड़ना शुरू कर दोगे, किसी से भी कुछ भी हो जाओ, यानी कि अनएक्सपेक्टेड चीज़ भी कर दोगे। तो वो अनएक्सपेक्टेड चीज़ भी, यानी कि जब असंभव को संभव किया जा सकता है, तो यहाँ पर भी वो संभव किया जा सकता है। यानी कि 88 आज 88 आए हैं आपके, तो कल आपके 90 भी आ जाएंगे। बस ये क्या है, 2 नंबर की तैयारी, ये मत सोचना है 2 नंबर की तैयारी करनी है, तैयारी 90 नंबरों की करनी है। 90 की यानी कि तैयारी क्या करनी है आपको, जितने भी स्टूडेंट हैं 80, यानी कि ओबीसी वाले, एसटी वाले, और यानी कि उनके 82 से 89 के बीच में है, 90 नहीं है, तो उनको क्या करना है, 90 नंबर देकर पास कर लेना है एग्ज़ाम। क्यों पास कर लेना है, खासकर इस पेपर के लिए, यानी कि DSSB के लिए। और DSSB की वैकेंसी जो आने वाली है, वो ये मान के चलिए सब एक तरह से पत्तों को हिलाने की वाली है। क्यों, क्योंकि DSSB के पास प्राइमरी की वैकेंसी बहुत है, और प्राइमरी की वैकेंसी को ये मान के चलिए, अभी क्या है, नवंबर चल रहा है, नहीं निकलने वाली, चुनाव के बाद निकलेंगी वो वैकेंसी। सीधे सीधे मान के चलिए, DSSB का रिकॉर्ड ये रहता है, वैकेंसी निकालो अप्रैल, यानी कि अप्रैल मई के आसपास निकालते हैं, और एक साल में क्या है, उसका पेपर करा देते हैं। भाई अब तो ट्रैक रिकॉर्ड सही चल रहा है, अब तो ये मान के चलिए ट्रैक रिकॉर्ड सही चल रहा है, नहीं तो पहले तो भाई फॉर्म भरो, भूल जाओ कि आपका पेपर भी है। यही मान के चलते थे कि फॉर्म भरा, पेपर का पता नहीं, जिसने क्या अवेयर है उस चीज़ के पीछे धक्के खा रहा है, तो उसने पेपर भी दे लिया। और जो धक्के खा के क्या है, अवेयर है, रिजल्ट भी, यानी 5-6 साल में रिजल्ट आता था। अब हमारे टीचर थे एक, यानी जहाँ से यानी कि मैंने जब एमएड करी है, तो उनका ये मान के चलिए 5 साल बाद क्या है, उनको पता चला, 5 साल बाद जब ये मान के चलिए उनकी 35 के आसपास थे, 35, और उनका पीजीटी मैथ्स में सिलेक्शन हुआ था, यानी कि पीजीटी मैथ्स में सिलेक्शन हुआ था। मैथ्स में बीएचयू के स्टूडेंट है भाई देखो, प्रोफेशन बोल रहा हूँ, कॉलेज का यूनिवर्सिटी का बहुत फर्क पड़ता है। और कॉलेज यानी आप बीएचयू और इनका जो आप ये कहते हो ना, आईआईटी में कुछ नहीं रखा, नॉर्मल स्टूडेंट भी आप जहाँ पर, यानी अभी यूनिवर्सिटी में आपसे कह दूँ मैं, कि कॉलेज में कह दूँ कि इतने % अटेंडेंस चाहिए, कंपलसरी अटेंडेंस चाहिए, नहीं तो बैठने नहीं दूँगा। फिर अगले दिन ही कह दो कि नहीं आपने तो एडमिशन के टाइम पे ये कहा था, वो कहा था, तो वहाँ पर क्या है, वहाँ पर उस तरह का एनवायरनमेंट है। भले ही चाहे आप आईआईटी वाले बच्चों को जब देखोगे ना, और जब आईआईटी की क्लास जब वहाँ पर चलती है, और जब उनके पेपर होते हैं बच्चों पे, ये मान के चलिए पेपर सॉल्व नहीं होते, ये मान के चलते हैं। खुद आईआईटी का स्टूडेंट, किसी भी आईआईटी स्टूडेंट को पकड़ लो, उससे कह दो कि यानी कि आपके किसी भी एक पेपर में, यानी फर्स्ट सेमेस्टर में पेपर 1, यानी पेपर 1 में कितने नंबर आए, कहते हैं 2, 3, 4, 5 ऐसे बताएगा वो। क्यों, और उनका जो यानी कि क्रीम, सीधे कहते हैं ना, जैसे कि ये मान के चलिए जब दही बिलोते हैं और उसके ऊपर क्या आता है, मक्खन आता है, वो स्टूडेंट है वो। तो ये मान के चलिए, आपको मैं इस तरह से लेके चल रहा हूँ, आपको मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ
कि 82 से लेकर 89 तक स्टूडेंट। भूल कर भी ये मत सोच लेना कि भैया, और अपने दिमाग में ये बैठा के चलो कि आपका पेपर पास ही नहीं है, नहीं तो आप पेपर पास नहीं कर पाओगे। कि आपको करनी है तैयारी DSSB की। DSSB में अगर 90 आ गए तो यानी कि आपको चाहे कुछ भी हो जाए, यानी कि 90 प्लस लाने, और 90 प्लस लाते ही आपका क्या है, यहाँ पर भी एलिजिबल, यहाँ पर भी एलिजिबल, यहाँ पर भी एलिजिबल, यहाँ पर भी एलिजिबल। ठीक है, फिर चाहे कुछ भी हो आपको भाई DSSB में बनना जनरल, सीधे जनरल। ठीक है, वैसे भी जनरल आउटसाइडर जनरल में जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। यानी कि ज्योति जो स्टूडेंट है आपके लिए खासकर आपको, यानी कि आपके क्या है DLED, आप स्टूडेंट हो DLED की, आपका है। यानी कि आप जो यानी कॉम्बिनेशन के मैं बताता हूँ, कॉम्बिनेशन वाली कहानी भी खासकर इस स्टूडेंट के लिए ये परेशान बहुत है स्टूडेंट। तो इसके लिए 1 मिनट में इसमें, और आपको भी इस चीज़ का ध्यान रखना, जो ये स्टूडेंट है यानी कि इसका है पेपर 1 में 88 नंबर है, जैसे 88 नंबर है, कॉम्बिनेशन इसका, यानी कि ये साइंस की स्टूडेंट है, 12th में साइंस से है। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या है इसके साथ, इसने क्या है BA ऑनर्स साइको से करा हुआ है, साइको से ये स्टूडेंट। और तो इसका ये यानी कि ये कॉम्बिनेशन है। और इसने यानी कि भाई ऑनर्स करा, साइको से करा, तो वही हिंदी इंग्लिश तो भाई 2 साल तो रहते हैं। हिंदी इंग्लिश 2 साल का रहने का मतलब ये है कि आप हिंदी इंग्लिश के लिए एलिजिबल नहीं हो। KVS में 3 साल है, यानी कि KVS में 3 ईयर कंटिन्यू आपके पास इंग्लिश और हिंदी होना चाहिए। ठीक है, वो वाली कंडीशन। ऑनर्स से करा हुआ है, बहुत अच्छी बात है। ये ध्यान रखना, जब ऑनर्स से आपने साइको करा हुआ है तो यानी कि अगर आपके पास, वैसे तो आपने UP का भर भी रखा हो, या जब ऑनर्स का मतलब है अगर आप ऑनर्स से हो तो PGT साइको के लिए, यानी कि साइको के लिए एलिजिबल हो, PGT साइको के लिए एलिजिबल हो। तो UP में अगर मनोविज्ञान की, यानी कि UP में निकले, आप बिहार के हो, बिहार में निकले साइको की वैकेंसी, तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि साइको की एलिजिबिलिटी को आप पूरा कर रहे हो। और यही बात, अगर ये आपका DLED वाली बात है तो आपको क्या करना है, पेपर 1 देना है, और पेपर 1 देकर अपना क्या करना है 90 नंबर लाने हैं, और 90 नंबर लाकर DSSB बिहार में आपका क्या नाम, बिहार में जो अगर इस तरह, यानी कि बिहार में अभी आनी है, दोबारा वैकेंसी आनी है, ये मान के चलो आपका क्या है 23 को पेपर है। 1 मिनट और मैं अभी देख के बता देता हूँ आपको। पेपर है 21 जनवरी, सॉरी 21 जनवरी को पेपर है, यानी कि 21 जनवरी के बाद, यानी इसके बाद भी अभी तो सब जगह क्या है आचार संहिता, यानी कि अगर आपने यहाँ पर 90 ला दिए, उसके बाद आपका बिहार में DSSB में सारी जगह आपकी क्या है खाता खुल जाएगा। और खाता खुलने का मतलब ये भाई 88 तो है ही आपके, 2 नंबरों की और बढ़ा के क्या तैयारी करके, एक बार ये मान के चलो कि आप इस की तैयारी कर रहे हो, लाइब्रेरी की तैयारी कर ही रहे हो आप, यानी कि लाइब्रेरी की क्या कर रहे हो, लाइब्रेरी की तैयारी कर ही रहे हो। पर क्या है अभी क्या है इस वाले पेपर की भी, यानी कि लाइब्रेरी का पेपर क्या है दिसंबर के आखिरी समय पेपर होगा, और इसका क्या है जनवरी के पेपर में। तो यानी कि सारे के सारे जितनी भी चीज़ें आपको लाइब्रेरी के पेपर दे के इसका तैयारी कर लो। और तैयारी करने का मतलब ये है अच्छी तरह से तैयारी करके आप इस चीज़ को दे लो। अब आते हैं लास्ट पॉइंट जो है हमारा है, यानी कि लास्ट पॉइंट क्या है, चौथा नंबर का पॉइंट। चौथे नंबर का पॉइंट है आपका B.Ed। चौथा नंबर का पॉइंट कॉम्बिनेशन वाला था ना, 1 मिनट, अच्छा हाँ नो कॉम्बिनेशन। अब यहाँ पर आइए सुनिए, देखिए B.Ed वालों के साथ सबसे ज़्यादा आती है नो कॉम्बिनेशन वाली कहानी, नो कॉम्बो, सीधे सीधे हम लिखते रहे। यानी कि अब जो स्टूडेंट है B.Ed वाले, जैसे क्या है सबसे पहले लेके चलते हैं BA वाले स्टूडेंटों के साथ। BA वाले स्टूडेंट हिंदी, इंग्लिश और SST, यानी कि हिंदी इंग्लिश SST
ये वाली कहानी है। तो हिंदी में आपके पास होनी चाहिए 50% मार्क्स, 3 ईयर हिंदी बैचलर डिग्री में। फिर है इंग्लिश, वो सेम यानी कि 50% मार्क्स, सेम कॉम्बिनेशन। ठीक है, अब ये क्या क्या बता रहा हूँ, ये मैं बता रहा हूँ सेंट्रल गवर्नमेंट की, सेंट्रल लिख रहा हूँ सेंट्रल गवर्नमेंट की। ठीक है, और यहाँ पर ये है हिस्ट्री या ज्योग्राफी में से एक, इन दोनों में से एक होनी चाहिए, प्लस पॉलिटिकल या इकोनॉमिक्स में से एक। ठीक है, यानी कि आपके पास जो स्टूडेंट है, यानी कि आपके पास हिस्ट्री और पॉलिटिकल है, कॉम्बिनेशन पक्का है। ज्योग्राफी पॉलिटिकल है, चल जाएगा। ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स है, चल जाएगा। हिस्ट्री इकोनॉमिक्स है, चल जाएगा। हिस्ट्री और ज्योग्राफी है, ये नहीं चलेगा। यानी कि अब जो नहीं चलने वाले हैं ये बताता हूँ मैं, क्या है, हिस्ट्री प्लस ज्योग्राफी है, नहीं चलेगा। ठीक है, हिस्ट्री, अच्छा, पॉलिटिकल प्लस इकोनॉमिक्स है, नहीं चलेगा। यानी कि इन ये सब चीज़ें ध्यान रखो। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखो कि आपको ये कॉम्बिनेशन भी देखने होंगे। एक बार मैं आपको और, यानी कि अगर आपको कॉम्बिनेशन की कहानी सुननी समझनी है तो कॉम्बिनेशन की कहानी में आपको टेंशन मत लीजिए, कॉम्बिनेशन की कहानी आपको KVS की एलिजिबिलिटी लिस्ट में मिल जाएगी। ठीक है, ये कहानी। और जो आपका, हाँ, अब ये वाली जो ये ऊपर वाले 2 स्टूडेंट है, इनकी कहानी सुन लो। ऊपर वाले 2 स्टूडेंटों में ये जो इंग्लिश वाले स्टूडेंट है, इनके लिए तो सब जगह सेम है कहानी। 3 साल होने चाहिए, 50%। हाँ, 50% अंक इनके लिए भी है जी, 50% इनके लिए। जैसे कि आपकी CCS यूनिवर्सिटी है, CCS यूनिवर्सिटी मेरठ है, वो 3 सब्जेक्टों में BA कराती है। जैसे मैं CCS यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूँ, तो यहाँ है, मेरे पास हिंदी है, हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है। तो मेरे हिंदी यानी हिस्ट्री और पॉलिटिकल में 50% क्राइटेरिया बैठ रहा है। हिंदी में क्या है, हिंदी में वही क्राइटेरिया जो है वो भी पूरा। तो यानी कि 50% मार्क्स होने चाहिए सीधे सीधे। यहाँ पर आपको क्या है, ये वाली कॉम्बिनेशन की कहानी समझ में आ गई आर्ट्स वालों की। अब आते हैं साइंस वालों स्टूडेंटों की, यानी कि BSc वाले स्टूडेंटों की ध्यान रखो। BSc वाले स्टूडेंट ये देखिए, अब साइंस वाले स्टूडेंट भी ध्यान रखो। यानी साइंस वाले स्टूडेंटों के भी जो क्वालिफिकेशन है, देखो आर्ट्स वाली क्वालिफिकेशन बता दिया आपको मैंने, अब साइंस वाली स्टूडेंट को क्वालिफिकेशन भी आपको बता। देखिए, साइंस वाले स्टूडेंट, यानी कि साइंस वाले स्टूडेंटों में 2 कैटेगरी डिफाइंड है। एक है TGT साइंस, एक है TGT मैथ्स। ठीक है, साइंस वालों में बॉटनी, जूलॉजी एंड केमिस्ट्री होना चाहिए। ठीक है, साइंस के स्टूडेंटों के लिए KVS की बता रहा हूँ, ये KVS की क्वालिफिकेशन है। ठीक है, फिर आपके पास मैथ्स में क्या है, मैथ्स क्या है आपके पास, बैचलर डिग्री मैथ्स विद एनी ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट। यानी कि मैथ्स के साथ आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर साइंस। ठीक है, इनमें से एक होना चाहिए, यानी मैथ्स प्लस ये। ठीक है, ये सब्जेक्ट है। और अच्छा, एक स्टैटिक्स और बच गया, स्टैटिक्स। तो ये है आपके क्या है, साइंस के सब्जेक्ट। ठीक है, ये आप क्या है ध्यान रखना इस चीज़ का। अब आपको मैं बताता हूँ स्टेट में, यानी कि यूपी की बताता हूँ, यूपी की मैं बताता हूँ। KVS का तो मैंने बता दिया, क्योंकि यूपी की जो है क्वालिफिकेशन थोड़ी सी अलग सी है आपको, इसलिए मैं उसकी भी क्वालिफिकेशन बता देता हूँ। चलिए, KVS की भी मैं, सॉरी, यूपी की क्वालिफिकेशन मैंने खोल ली है। यूपी की क्वालिफिकेशन साइंस वालों के लिए, एक मिनट, यूपी का
यूपी में लिखा हुआ है भौतिक विज्ञान व रासायनिक विज्ञान के साथ बीएससी होनी चाहिए। तो ये कहानी लिखी हुई है। तो यानी कि आपको सीधे सीधे ये बात याद रखनी है कि ये जो क्वालिफिकेशन है ये, और यही क्वालिफिकेशन इधर जो है साइंस वाले स्टूडेंट यानी कि इस आर्ट्स वाले स्टूडेंट, यानी कि ये कॉम्बिनेशन अगर आपके पास है तो रिस्क लेना किसका, बीएड वाले स्टूडेंट। जैसे कि अब बहुत सारे स्टूडेंटों ने, अब आज आपको मैं एक और चीज़ बताता हूँ, यहाँ पर बीसीए, बीबीए, ठीक है, और कौन सा कोर्स है, बीटेक। ये स्टूडेंट भी क्या करे बैठे हैं, बीएड। अब मुझे बताओ क्या ये साइंस पढ़ा पाएंगे, क्या ये आर्ट्स पढ़ा पाएंगे, इनमें से बताओ। चलो ये मान के चलो ये जो है टेक्नोलॉजी पढ़ा दी, यानी कि इसका मतलब ये है इसके पास टेक्नोलॉजी है, बैचलर में, ठीक है। अब जब आपसे ये पूछा जाए आप पढ़ाओगे क्या, इन्होंने क्या करा, बीएड कर ली, बीटीसी कर ली, बीटीसी करके पेपर 1 की तैयारी करके, और बहुत सारे स्टूडेंट लगे हुए हैं। अब यहीं पर इनसे क्या है, अब जब प्रमोशन की बात आती है यानी सेकेंडरी में, ये पढ़ाएंगे क्या, साइंस पढ़ाएंगे, आर्ट्स पढ़ाएंगे, कॉमर्स पढ़ाएंगे, ये वाली बात भी चल जाती है। अब कई आपने सुनने में आया होगा केस भी इस तरह के हो रहे हैं कि भाई पढ़ाएं क्या, अब इन्हें सब्जेक्ट क्या दिया जाए। तो वही कहानी है, अगर आप इन फील्डों में से हो तो भूल कर भी पेपर 2 की तरफ मत चल जाना, नहीं तो आपका कॉम्बिनेशन यहाँ तो आपको समझ, यानी कि यहाँ तक आपको देखो, बहुत सारे स्टूडेंट क्या है देखा देखी पे चलते हैं, और देखा देखी का मतलब ये है क्या, अच्छा बीसी कर रहा है कर लीजिए, बीएड कर रहा है चल मैं भी तेरे साथ करूँगा, तो चल चल तू चल वाली कहानी जो है ना, उसमें क्या है बच्चा फंस जाता है। और बच्चा फंसने का मतलब ये है, अपने माँ बाप के तो पैसे बर्बाद करता ही है, फिर क्या है, फिर ये कहता है सरकार हमें नौकरी नहीं दे रही, ये नहीं दे रही, फलाना नहीं दे रही, डिगड़ा नहीं दे रही। अब ये बताओ जो बीसीए है, बीसीए क्या पढ़ाएगा पेपर 2 को, यानी कि बीएड प्लस बीसीए। अब बीसीए वाला क्या है, कंप्यूटर के लिए बना है, आप कंप्यूटर के लिए अप्लाई करो ना, क्यों इस इधर की तरफ भाग रहे हो भाई। बीसीए आपका कंप्यूटर में क्या क्वालिफिकेशन है, बीसीए, बीसीए प्लस बीसीए एमसीए है शायद से, यानी कि बीसीए एमसीए जो भी है आपकी क्वालिफिकेशन, यानी कि इधर की तरफ भागो ना आप, कंप्यूटर के टीचर बनने की तरफ वहाँ जाओ, वहाँ आपको जब एलिजिबल हो तो वहाँ चले जाओ। बीबीए वाले हैं, बीबीए वाले, अब बीबीए वाले जो है, चलो इसे छोड़ दो, बीसीए वाले को, तो बीसीए वाला तो कंप्यूटर का टीचर बन जाएगा, तो बीबीए वाला क्या बनेगा बताओ, बताओ आप ही। अब ये वाला स्टूडेंट ये कह रहा है जी गवर्नमेंट मेरे लिए नौकरी नहीं निकाल रही, बताओ कैसे निकलेगी इसके लिए नौकरी, सॉल्व करके बताओ मुझे क्वेश्चन को। आप ही सोचो, जब एक स्टूडेंट, यानी कि जब आपसे मैं कहूँ कि फ्रिज है, यानी कि फ्रिज क्या है, फ्रिज है, अब फ्रिज में आप क्या है ना लोगों, मैं आपसे कहूँ कि फ्रिज में मेरे लिए खाना गर्म करके दिखाओ, क्या है, फ्रिज में मेरे लिए खाना गर्म करके दिखाओ, या फ्रिज में मेरे लिए पिज़्ज़ा बना के दिखाऊं, क्या आप दिखा सकते हो, बताओ, सोचिए देखो आप ही। अब इसे मैं कहूँ बीबीए वाले स्टूडेंट को कि कौन सी नौकरी करेगा यानी टीचिंग की कौन से क्या पढ़ाएगा ये, तो वही कहानी है फ्रिज में क्या करना, पिज़्ज़ा बनाने वाली कहानी। तो ये कहानी आपको समझ में आ गई होगी। अब इसका सीधे सीधे निष्कर्ष निकल रहा है, सबसे पहली बात बीएड वाले स्टूडेंट ध्यान रखो, अगर आप कॉम्बिनेशन पूरा करते हो, कॉम्बिनेशन पूरा करते हो तो पेपर 1 एंड पेपर 2 भर दो, यानी कि कॉम्बिनेशन यानी कि कॉम्बो कंप्लीट है आपका, COMPLET कंप्लीट, पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों भर दो। डीएलएड बीएलएड स्टूडेंट है,
पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों भर दो, ठीक है। अब नो कॉम्बिनेशन वाली जो बीएड वाले नो कॉम्बिनेशन है, नो कॉम्बिनेशन, नो कॉम्बो, वो पेपर 1 की तैयारी करो, ठीक है। आपके लिए जो स्टेट गवर्नमेंट है वो हर हालत में जॉब प्रोवाइड करेगी। नो कॉम्बिनेशन बीएड ओनली, ठीक है। और जो बीएलएड है यानी कि पेपर 1 और पेपर 2 उनको मैंने बता दिया, दोनों को भरना। अब जो क्या है बीएलएड है, बीएड है, ये है आपके 82 से 89 तक के स्टूडेंट को आपको दोनों को फॉर्म भरने, तैयारी करनी है आपको। अच्छा, बीएड वालों को पेपर 2 की और बीएलएड यानी कि बीएलएड वालों को पेपर 1 की, ठीक है। सारे आपके सवाल समझ में आ गए होंगे, सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। इसके बाद भी अगर आपको कोई भी डाउट लगता है तो आपका कमेंट सेक्शन हाजिर है, पूछना शुरू कर दो। कोई भी समस्या हो, कोई भी एनीवन, कोई भी पूछना क्या कर दो, शुरू कर दो। यानी कि देखो, जब तक दिमाग में प्रश्न रहेगा तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। और देखो लाइव कॉन्सेप्ट, या देखो मैं आपको आज मैं बताता हूँ कि बहुत सारे बच्चे कहते होंगे कि आप एक तो कांटेक्ट के लिए आप नंबर नहीं देते। नंबर का ये कॉन्सेप्ट है, जो आपका नंबर जिससे आप क्या करते हो, वो बुक यानी कि बुक के लिए अपनी इन्फॉर्मेशन सेंड करते हो, वो नंबर है, यानी कि वो नंबर पड़ा हुआ है एक तरह से, उसकी लॉगिन ली हुई है, यानी कि व्हाट्सएप खोला हुआ है कंप्यूटर में, ठीक है। वो नंबर है 1, यानी कि एक तरह से ये मान के चलिए वो नंबर उसी से अटैच है, ठीक है। अब वो जब कनेक्टेड है तो वहाँ से कॉल का कुछ पता नहीं चलता, मैसेज का, जिसका मैसेज आता है उसका मैसेज रिस्पॉन्ड कर दिया जाता है जब, यानी कि आपका मैसेज मिलता है मुझे, ठीक है। जैसे एक स्टूडेंट का क्या हुआ था, एक बार की कहानी है। एक स्टूडेंट जैसे मेरे को कहीं, यानी कि मेरे को शादी में जाना पड़ गया था, दोस्त की शादी थी। सुबह उस लड़की ने पेमेंट की, बुक की, उसने मैसेज भी किया। 1-2 घंटे बाद ही उसने क्या करा, वीडियो के नीचे कर दिया कि ये फर्जी है, ये है, वो है। भाई आप ये बताओ, 1 या 2 घंटे मैंने जब आपको क्या कर रखा है, लिखा हुआ उसमें 24 घंटे में अंदर आपको बुक आपके पहुंच जाएगी, कम से कम 24 घंटे तो रुकते। और इसमें आपको सबको पता है भाई ये है कि और उसने क्या कर रखा है, देखो उसकी भी मैं गलती, चलो मैंने मैसेज चेक भी कर लिया, आईडी भी खोल के देख ली थी वो, कि उसमें क्या था, जो उसने ईमेल आईडी भेज रखी है वो, और जो क्या है जो पेमेंट के टाइम पे ईमेल आईडी यूज़ हो रही है वो, दोनों अलग अलग हैं। अब बताओ मैं किस पे भेजूँ बुक, ये भी तो पता होनी चाहिए मुझे। आपने यहाँ पर जब जो व्हाट्सएप पे जब मैसेज कर रहे हो वो अलग ईमेल आईडी है, और जब आपने पेमेंट करी है वो अलग ईमेल आईडी है। तो ये बताओ मैं बुक किस पे भेजूँ, आप ही सोच के देखो। तो मुझे तो ये होगा कि नहीं, आप अगर कल को कोई मुझे मैसेज करके कह दे जी मैंने आपकी पेमेंट कर दी, ये कर दिया, तो इसलिए आप सभी से, हर स्टूडेंट से ज़्यादातर मैं पहले ही कहता हूँ कि ईमेल आईडी वही डालना जिस पे आपको बुक चाहिए, ठीक है। ईमेल आईडी वही डालना, उसी का करना, उसी से पेमेंट करना, और उसी का यानी नंबर, और उससे आपको पेमेंट करके मुझे सेंड कर देना, ठीक है। तो ये इसलिए कॉन्सेप्ट रखा गया है जिससे क्या है स्टूडेंट को, उसी स्टूडेंट को वो चीज़ मिले, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, सारा कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ गया हो, कोई भी अगर दिक्कत परेशानी हो अगर, और ज्योति आपका भी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि यानी कि आपको क्या करना है, पेपर 1 की तैयारी करनी है, ठीक है। पेपर 1 की तैयारी करनी है और भरने हैं पेपर दोनों, ठीक है। पेपर 1 की तैयारी करनी है और पेपर यानी दोनों पेपरों की तैयारी करनी, सॉरी, पेपर 1 भरना है, फिर मैं गलत बोल रहा हूँ, पेपर 1 की तैयारी करनी है, पेपर दोनों भरने हैं। और जो अगर आपके कहीं आसपास ही, यानी कि जैसे आप ऑनर्स हो तो जब कहीं साइकोलॉजी की वैकेंसी निकले तो साइकोलॉजी की तैयारी करनी है, ठीक है।
इस चीज़ का ध्यान रखना। और साइकोलॉजी से एक चीज़ और मेरे दिमाग में आई अभी, जैसे कि आप BS ऑनर्स साइको मतलब साइकोलॉजी से क्लियर करा हुआ है। अगर आप स्टडी कर सकते हो तो एक कोर्स आता है, यानी कि गाइडेंस एंड काउंसलिंग वाला, जो हमने कर रखा है, तो वो आप कर लीजिए। क्यों? उसके लिए मैं बता दूंगा। देखो, आपने अभी DSSS में अभी कुछ टाइम पहले ही काउंसलिंग की वैकेंसी निकली थी, उसमें चाहिए थी, यानी कि आपके पास साइकोलॉजी चाहिए था, और वो वाली जो क्वालिफिकेशन, एक बार उससे चेक कर लेना, उस हिसाब से आप, यानी वो आपको समझ में आ जाएगी सारी कहानी, क्यों मैं काउंसलिंग करने के लिए, यानी कि PG काउंसलिंग करने के लिए, डिप्लोमा इन काउंसलिंग करने के लिए क्यों कह रहा हूँ। ठीक है, वो उस काउंसलिंग करने से वो वाली वैकेंसी का यानी कि क्राइटेरिया खुल जाएगा, अगर आप कर सकते हो तो। नहीं तो यार कि आपके पास लाइब्रेरी है और आपके पास पेपर 1 की तैयारी करो, पेपर 1 में आपसे मैं ये मान के चलता हूँ, काउंसलिंग में से ज़्यादा मेहनत है, काउंसलिंग की छोड़ दो। ठीक है, यही आपका, ये तो मैंने एक्स्ट्रा बताया आपको कि हो सकता है तो आप कर सकते हो, पर क्योंकि काउंसलिंग में ये है, काउंसलिंग में फिर वही है कि बच्चे के काउंसलिंग करनी पड़ती है, और काउंसलिंग में जब मैंने भी काउंसलिंग करी है, यानी कि बच्चों की काउंसलिंग करने में वही है, जैसे कि आप एक तरह से कहें ना, मेंटल हॉस्पिटल में जाओ, और मेंटल हॉस्पिटल में वो पूछता रहता है डॉक्टर की, हाँ ये है वो है, और वो एक तरह से वही कॉन्सेप्ट है काउंसलिंग का, बस काउंसलर का वही कॉन्सेप्ट है कि उसके क्या है, जो अंदर का जो उसका शैतान है ना, उसको वो निकालने वाली कहानी। ठीक है, तो ये जो आप कहानी थी, ये आपके समझ में आ गई होगी, सारी चीज़ समझ में आ गई होगी। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। किसी को कोई दिक्कत परेशानी हो तो क्या कर दे, कमेंट सेक्शन में उस चीज़ को देख लें। और हाँ, अब दूसरी जो वीडियो है, आपकी जो वीडियो बचती थी, मैंने आपको कहा था कि आपको मैं चुटकियों में बता दूंगा कि कैसे आपको तैयारी करनी है, आप ना भूलोगे, वो भी वीडियो आपको मिलेगी, तो उसको भी ध्यान रखना। ठीक है, चलिए, थैंक यू।